एक बड़ी पेशरफ्त भी हुई है G7 इजलास में। अहमद, अब तक मोदी को कनाडा की तरफ से दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं कि अब सफारती सतह पर पाकिस्तान के अलावा मगरब के मुमालिक भी ये मान चुके हैं कि मोदी की क़यादत में भारत एक काबिल भरोसा मुल्क नहीं रहा और उसके साथ ताल्लुकात को खत्म किया जाए? देखिए, आपको इस सारी जो पाकिस्तान इंडिया का मामला हुआ, जो कश्मीर का सारा इस वक्त इशू चल रहा है, जो पहलगाम के बाद सारा एक पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में एक वॉर हुई है, उस सारे सिनेरियो में आपने एक बात नोटिस की होगी कि आपको अमित शाह कहीं पे ज्यादा नजर नहीं जी आया। बिल्कुल। और ये जाहिर है बड़ी हैरानकुन बात थी कि अमित शाह कहाँ पे था, क्योंकि ये वही था जिसने 370 और 35A खत्म किया था कश्मीर यस। में। तो इस सारे सिनेरियो में आपको वो शख्स नजर नहीं आया। वो शख्स आपको इस वजह से नजर नहीं आया कि हरदीप सिंह निज्जर का जो मर्डर हुआ था कनाडा में, उस मर्डर की 1 साल इन्वेस्टिगेशन की, जिसको कनाडा हेड कर रहा, जिसको कनाडा की टीम कर रही थी। अमेरिकन थे उसमें, ब्रिटिशर्स थे, ऑस्ट्रेलियन थे और न्यूजीलैंड। इसको फाइव आइज अलायंस कहते हैं। ये सारे ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व थी और इन सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का मुत्तफिक का फैसला था कि हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के अंदर अमित शाह इन्वॉल्व है। बिल्कुल। और उन्होंने अमित शाह का फिर नाम भी लिया था। सो इस वजह से इंडिया और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो डाउनफॉल आया, वो जितने भी इंटरनेशनल रिसर्चर्स आईआर को, डिप्लोमेसी को समझते और पढ़ते हैं, उनका कंसेंसस है इस बात पे कि हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के बाद इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो डाउन द ड्रेन जाना शुरू हो गई। सो कनाडा और इंडिया का आपस में बहुत ज्यादा रिफ्ट है। कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर पावरफुल सिखों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी है। जगमीत सिंह का आपने नाम सुना होगा। इस जो जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत थी वो कायम ही इसी वजह से थी कि जगमीत सिंह उसको सपोर्ट कर रहा है। और जगमीत सिंह इज अ वेरी वेरी सेंसिबल प्रोपोनेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ खालिस्तान। सो इस वजह से आपको कनाडा की तरफ से इंडिया को एक एक कोल्ड शोल्डर नजर आ रहा है। अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो हमने देखा है किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एप्पल कंपनी को भी इंडिया से जाना चाहिए, और अब टेस्ला का भी आ रहा है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोड्यूसिंग कार्स इन इंडिया। तो ये इकोनॉमी वाइज भी कितना बड़ा डेंट होगा ये इंडिया को। देखें, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। ये इंडियंस जो हैं ये पाकिस्तानियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। ये कह रहे थे कि आपके पास पैसे नहीं है और आपने तो अपने मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स पे तो आपने अपना असला जो है वो तो आपके पास है नहीं, आप तो 100 घंटे से ज्यादा जंग नहीं लड़ सकते। इंडिया की इकोनॉमी बेसिकली एक फ्रॉड के ऊपर खड़ी है, एक फिक्शन, एक आई वॉश के ऊपर खड़ी है। और जब जंगें होती हैं हमेशा से ये असूल रहा है, व्हेन यू एंटर अ स्टेट ऑफ वॉर, वॉर हैज इट्स ओन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी अपनी इकोनॉमी, जिसको वॉर इकोनॉमी कहते हैं। तो जब जंग होती है तो जंग में जो शख्स ग्राउंड पे जीत रहा होता है, जिसकी मिलिट्री पावरफुल होती है, जो मिलिटरली अपने आप को प्रूव करता है एज अ पावरफुल एंटिटी, वो इकोनॉमिक बेनिफिट ऑटोमेटिकली ले जाता है। बिल्कुल सही। अब राफेल की आप बात देखें और पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं उनकी बात देखें। इंडोनेशिया ने राफेल की जो डील कर रहे थे फ्रांस के साथ वो रोक ली, और पाकिस्तान के साथ जाहिर है अब ममालिक पाकिस्तान से बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदेंगे। सो इंडिया के अंदर ये एक दुनिया की जो पावर्स हैं उनको ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि मोदी को जो सेटबैक हुआ है और इंडियन इकोनॉमी को जो सेटबैक हुआ है उसको खत्म करने के लिए ये एक और पाकिस्तान के साथ मिस एडवेंचर करेंगे। और उस सूरत में पाकिस्तान मजीद रिटेलिएट करेगा, और इस दफा पाकिस्तान पिछली बार की बजाय मजीद पावर के साथ रिटेलिएट करेगा। इस दफा का जो नुकसान हुआ है, दूसरा ये जो एशियन टाइगर और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के दावे थे वो भी एक बबल बस्ट होगा विद टाइम। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि भारत की मुख्तलिफ रियासतों, खुसूसन आसाम और 7 सिस्टर स्टेट्स, बाकायदा भारत के खिलाफ तहरीक चलने के साथ अब पाकिस्तान के हक में पाकिस्तान परचम भी लहराए जा रहे हैं और मोदी हुकूमत क्रैकडाउन और गिरफ्तारियां कर रही है। इस सब को मुस्तकबिल में भारत की फेडरेशन पर ग्रिप कमजोर होने के तनाजुर में आप कैसे देखते हैं? जी देखें, इंडिया भारत की, बल्कि इनफैक्ट दुनिया की सबसे पुरानी आजादी की तहरीक इस वक्त नागालैंड में चल रही है। नागालैंड जो कि 7 सिस्टर स्टेट्स की एक रियासत है। एक खातून है जिनका नाम है ग्रेस कॉलिंस, अमेरिका में वो मुकीम है। वो पिछले 20 साल से नागा कॉज के लिए लड़ रही हैं। और व्हाइट हाउस, जो अमेरिकन व्हाइट हाउस है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उस खातून को ऑनररी प्रेसिडेंट ऑफ नागालिम कहा है, यानी नागालैंड की ऑनररी प्रेसिडेंट।
तो आप इस ग्रेविटी को समझें कि ये वो आजादी की तहरीक कितनी पावरफुल है कि अमेरिका ने एक खातून को उसका ऑनररी प्रेसिडेंट कह दिया, यानी अमेरिकन व्हाइट हाउस उसको एक्नॉलेज करता है। तो आप मुझे खुद बताएं कि इसकी ग्रेविटी कितनी ज्यादा है पूरी दुनिया के लिए। और फिर जब ये पहलगाम वाला इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, उसके बाद 13 से 14 दिन अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू रहा है सेवन सिस्टर स्टेट्स के अंदर। मणिपुर के अंदर से इन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर हटा लिया, उस पे एफस्पा का कानून लगाया हुआ है, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर है वो ड्रैकोनियन लॉ। वो उसकी उस लॉ की वहशत का आप अंदाजा इस बात से लगाएं कि वो कानून एफस्पा, मैं अपने व्यूअर्स से भी कहूंगा कि वो इसको गूगल पे देखें, पढ़ें एफस्पा क्या है। ये दुनिया का वाहिद कानून है जो रेप को भी जस्टिफाई करता है। माय गॉड। सो वो कानून इंप्लीमेंटेड है सेवन सिस्टर स्टेट्स में। और इंडियन सोल्जर्स, इंडियन फाइटर्स और कमांडोज कहते हैं जो कश्मीर वैली का वर्स्ट दिन है वो जब हमें लड़ना पड़ता है, और बुरा तरीन दिन जो कश्मीर का है वो सेवन सिस्टर स्टेट्स के अंदर सबसे अच्छा दिन होता है। इस हद तक वहां पे इंसर्जेंसी और बगावत और फ्रीडम मूवमेंट्स है। बिल्कुल। अच्छा अहमद, आपकी फितना उल हिंदुस्तान के हवाले से बड़ी वाज़े एक पोजीशन और राय है, मगर हमने देखा कि हालिया ईरान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने जिस तरह पाकिस्तान ने डील की है, आपको लगता है कि भारत जो अपनी प्रॉक्सी के जरिए अफगानिस्तान और ईरान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा था, उसमें अब कमी आएगी? जी जी, देखें वो जो भारत अफगानिस्तान और ईरान के थ्रू जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवाने की कोशिश कर रहा था, उसमें बिल्कुल कमी आएगी। क्योंकि इस वक्त जो खित्ते के अलायंसेस हैं, इस वक्त खित्ते की जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर है वो पाकिस्तान है। खित्ते का सबसे जो कामयाब और बड़ा मुल्क है वो चाइना है, और इन दोनों ममालिक के साथ फिर तीसरा मुल्क रशिया भी खड़ा है। सो मल्टीपोलर वर्ल्ड में, ऐसे पहले वर्ल्ड यूनिपोलर था, यूएसए वाज द सोल पावर। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड है, और मल्टीपोलर वर्ल्ड में भी पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो चाइना और रशिया के साथ अलाई कर रहे हैं, और वो दोनों आपस में इकट्ठे हैं। और अमेरिका भी आउटराइटली इंडिया के साथ नहीं है, वो भी असेस कर रहा है सिचुएशन को, वो भी देख रहा है कि किसका स्टैंस पावरफुल है, किसकी मिलिट्री पावरफुल है, कौन जीतने वाला घोड़ा है, मैं उस पर बैट करूं। इस सारी सिचुएशन में ईरान और अफगानिस्तान अब न्यूट्रल नहीं रह सकते, उनको साइड लेनी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा अहमद, आखिर में यूक्रेन और रूस के माबेन जो इस वक्त जंग का माहौल चल रहा है, आप इसको खित्ते के अमन की सूरत हाल के तनाजुर में कैसे देखते हैं? क्या ये जंग बढ़ सकती है और खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है? जी देखिए, जब यूक्रेन और रशिया की जंग स्टार्ट हुई थी तो उसी वक्त जो पूरी दुनिया से जो स्कॉलर्स हैं, जो आईआर को समझते हैं, वॉर स्टडीज को समझते हैं, तो उस वक्त से लेकर अब तक जो सेंसिबल लोग हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि ये वो जंग है जो फैल सकती है, जिसके फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यूरोप के डायनामिक्स इस तरह से आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। यूरोप पिछले 70-80 साल यमन से रहा है, वरना तो ये सारे आपस में, यूरोप में तो दुनिया की सबसे गंदी तरीन जंगें होती रही, ये आपस में लड़ते रहे हैं ये सारे जो ममालिक हैं, और इनका आपस में एक आर्टिफिशियल अलायंस बनाया गया। जब नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर आया और यूनाइटेड नेशंस और ये सारा कुछ हुआ, तो यूरोपियन यूनियन जब बनी तो ये एक आर्टिफिशियल अलायंस था। और इनका हमेशा से जो रशिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जो इनके डायनामिक्स रहे हैं विद रशिया, इट वाज मेंट टू बी, ये होना ही था। ये इख्तलाफ जैसे इंडिया है, इंडिया हमेशा पिछले 2000 सालों में वो रियासतें अकेली अकेली आपस में रही हैं, और हमेशा इट टुक अ मुस्लिम रूलर टू यूनाइट इंडिया। और अब पिछले 70 साल से एक आर्टिफिशियल सेटिंग है कि एक ब्राह्मनाइज्ड फैशिस्ट एलीट इंडिया को समूह के इंडिया को आपस में इकट्ठा किया हुआ है उन्होंने। उसी तरह यूरोप में जो यूक्रेन की जंग है, टू आंसर योर क्वेश्चन प्रिसाइसली, रशिया यूक्रेन की जंग एक्चुअली हैज द पोटेंशियल टू टर्न इनटू अ वर्ल्ड वॉर 3। ये एक फ्लैश पॉइंट हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 का। आपने देखा होगा रशियंस ने जो अटैक हुआ है उनके ऊपर, वो छोटा अटैक नहीं था, और उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि कुछ ड्रोन्स जर्मनी से भी आए हैं। तो ये ट्रिगर पॉइंट बन सकता है फॉर वर्ल्ड वॉर 3, वेरी अलार्मिंग सिचुएशन।